नमस्कार साथियों। हिंदी के चर्चित युवा कवि गोलेंद्र पटेल जी कल विश्वगाथा नामक त्रैमासिक पत्रिका की पीडीएफ फाइल भेजे हैं। इस पत्रिका के यशस्वी संपादक श्री पंकज त्रिवेदी जी हैं। इसके अप्रैल, मई व जून 2022 अंक के पृष्ठ संख्या 67 पर प्रतिष्ठित कवि व संपादक डॉक्टर सुभाष राय जी का एक संस्मरण प्रकाशित है। मैं जिसका पाठ नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। और एक बात की, इसमें गोलेंद्र जी की पहले की कुछ कविताएं हैं, मैं जिनका पाठ अगले दिन करूंगी। सुभाष सर के संस्मरण का शीर्षक है, बीज में छिपी रहती है वृक्ष की स्मृति। जीवन में स्मृति बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए नहीं कि उसमें जीवन का इतिहास होता है, बल्कि इसलिए कि उसमें जीवन के स्वप्न होते हैं। स्मृतियां न अतीत होती हैं, न अतीत जीवी बनाती हैं। सार्थक स्मृति वही है जो वर्तमान में घुली रहती है और जो भविष्य की ओर गतिशील होती है, जो गत्यात्मक होती है। हर किसी के जीवन में कुछ जगहें होती हैं जहां बार बार लौटने का मन होता है। कुछ दृश्य होते हैं जिन्हें फिर से जीने का मन करता है। कुछ रास्ते होते हैं जिन पर दोबारा चलने का मन होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कुछ और समय बिताने का मन करता है। लेकिन कोई भी जगह लौटने पर वैसी ही नहीं मिलती जैसी स्मृति में होती है। सारे दृश्य, सारे रास्ते, सारे लोग कुछ बरस बाद क्या कुछ पल बाद भी वैसे के वैसे नहीं रह जाते। समय की आंधी हर पल बहुत कुछ उड़ा ले जाती है और गुजरते हुए बहुत सारा मलबा, बहुत सारे बीज अपने पीछे छोड़ जाती है। जो नहीं बचता वही बार बार याद आता है, न होकर भी होने का सुंदर भ्रम सिरजता है। बचपन भी कुछ ऐसा ही होता है, वह जाकर भी कभी जाता नहीं। वह अपनी परम निश्चिंतता के कारण हमेशा स्मृति में बना रहता है। मनुष्य चाहे जिस भी उम्र में पहुंच जाए, वह बार बार बचपन में लौटना चाहता है, इसलिए कि वह जो कुछ भी होता है उसके बीज बचपन में ही होते हैं। अंकुर फूटता है, पौधा उगता है तो बीज को ही नष्ट होना पड़ता है। लेकिन वृक्ष में जिस तरह अपने बीज की स्मृति सुरक्षित रहती है, उसी तरह मनुष्य के मन से भी अपने बीज की, अपने बचपन की स्मृति कभी जाती नहीं। मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। नहीं कहूँगा कि बचपन बहुत समृद्धि में बीता या बहुत अभाव में, लेकिन मुश्किलें जरूर थीं। भटक जाने और खो जाने के खतरे भी थे। मुश्किलों के पहाड़ चढ़ते हुए कई बार भटका भी। नहीं पता कि आज भी किसी भटकाव में हूँ या खोज की किसी दिशा में, किसी वाजिब रास्ते पर। नहीं कह सकता कि अपना दीप बन पाया या नहीं, कोई नया रास्ता बना पाया या नहीं। चमक गायब होती जाती। मुझे बुरा नहीं लगता जब आंखें बचाकर मैं दूसरों की दावत से दूधिया अपनी दावत में पलट लेता। अधिकारपूर्वक ऐसे कारनामे बचपन में मैं अक्सर करता ही रहता और अन्य साथी भी बहुत पीछे नहीं रहते। गांव में कोई एक बार एक ट्रक से ढेरों बंदर छोड़ गया था। उनमें से कुछ मर गए और बाकी गांव भर के बाग बगीचों में फैल गए थे। बच्चे तीर धनुष बनाने में काफी समय लगाते और फिर इस हथियार के साथ बगीचे में निकल जाते। बंदरों का पीछा करते, उन पर तीर छोड़ते। अक्सर वह इधर उधर चली जाती, लेकिन बंदरों का भागना कूदना अच्छा लगता। पके आमों पर निशाना लगाने में जंत्री का कोई जोड़ नहीं था। मैं ढेले संभालता, तब तक वह आम गिरा देता। ईमानदारी से जिसका निशाना पहले लगता, आम उसे ही मिलता। चीखुरों का खाया हुआ आम भी हम चट कर जाते। वह चिखुरटी कहलाता और जूठा नहीं माना जाता। ओल्हा पाती में भी जंत्री मजबूत पड़ता। हागुड और घुचीपाड़े में भी वही अव्वल रहता। हमारी गजब की दोस्ती थी। मेरा ज्यादातर समय जंत्री और बीजे यानी जितेंद्र और विजय के साथ गुजरता। हर गलत सही काम में हम भागीदार होते। पिताजी हर साल हम भाइयों को दशहरे के मेले ले जाते। मेले का पूरे साल इंतजार रहता। नए कपड़े सिलते। पिताजी मऊ में शांति साव की दुकान से हफ्ते में एक बार घर के जरूरी सामान लाते। नमक, चीनी, खड़े मसाले और कपड़े भी। कभी कभी मुझे भी शांति की दुकान पर ले जाते। शांति का डील डॉल देखकर बचपन में ही मैं समझ गया था कि सेठ होने के लिए बड़ा पेट होना कितना जरूरी है। शांति से पिताजी की यारी जैसी थी। पैसा कम भी होता तो भी वे सामान दे देते। वे जानते थे कि राय साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं और अगली बार बकाया चुका देंगे। साल में 2 बार नए कपड़े पहनने का मौका मिलता, एक नई कक्षा में जाने पर और दूसरा मेले के मौके पर।
रविंद्र मुझसे 2 साल और झारखंड 6 साल छोटा था। हम तीनों भाइयों के लिए एक थान से शर्ट के कपड़े और दूसरे थान से पैजामे के कपड़े खरीदे जाते। हम जब पहनकर निकलते तो लगता वर्दी पहन ली है। हम एक दिन के बादशाह होते। सुबह से मेले के लिए पैसा इकट्ठा होने लगता। परिवार के सभी बड़े सदस्य छोटी उम्र वालों को कुछ न कुछ देते। 5 रुपये हो जाता तो लगता पूरा मेला ही खरीद लाएंगे। एक घड़ी, चश्मा, फुलौना, पिपरी तो अत्यावश्यक थे। बाकी पैसा बचने पर कुछ खाने पीने का जुगाड़ होता, अन्यथा विदेशी बाबू की तरह चश्मा, घड़ी लगाए पिपरी बजाते वापस घर आ जाते। ये सारा सामान मुश्किल से एक दिन चलता। गांव में लक्ष्मी की दुकान थी। जब कभी कॉपी, पेंसिल, रबर की जरूरत होती, वहीं से मिल जाता। पैसे से कम अनाज से ज्यादा खरीद होती। कभी कभी बताशी या लेमन जूस खाने का मन होता और कुछ अनाज छिपाकर मैं अकेले लक्ष्मी की दुकान की ओर निकलने की कोशिश करता या किसी निजी जिज्ञासा के समाधान के लिए चुपचाप कहीं निकलने की कोशिश करता तो दोनों छोटे भाई पीछे लग लेते। बहुत मना करने पर भी नहीं मानते तो एक आध मुक्का जड़ देता। दोनों रोते हुए लौट जाते और मेरा रास्ता साफ हो जाता। बाइस्कोप देखने, बर्फ और बुढ़िया के बाल, एक खास मिठाई जो मुंह में रखते ही पिघल जाती, खाने का बड़ा शौक था। इन्हें बेचने वाले साइकिल से घंटी बजाते हुए आते और बच्चों का मजमा लग जाता। गांव में दर दुकान से लेकर मेहनत मजूरी तक के बदले अनाज दिया जाता। कुछ समय रामवृक्ष के साथ भी बीतता। वह मेरे साथ ही पढ़ता था लेकिन बहुत कम उम्र में अपने पिताजी से लुहारी का हुनर सीख लिया था। वह प्यार से लट्टू और तिपहिया गाड़ी बनाता। खाली समय में लट्टू नचाना और कंचे कौड़ी खेलना हम बच्चों का प्रिय शगल था। गणेश, संपाति, बांके, दयाशंकर के अलावा अर्जुन और महेंद्र दोनों भाई कंचे के उस्ताद थे। बच्चे उनके साथ खेलने से बचते थे क्योंकि वे अक्सर सब जीत लेते। मैं शुरू से ही बहुत जिद्दी था। मनमर्जी चलाता। आज्ञाकारी और अच्छा बच्चा तो कभी नहीं रहा। सुनकर भी अनसुना करने की एक अजीब आदत थी। हर नई चीज के बारे में जानना चाहता। हर नए रंग का, नई गंध का, नई ध्वनि का पीछा करता। जिस बात के लिए मना किया जाता, वह जरूर करता। जहां जाने से रोका जाता, वहां जरूर जाता। अवहेलना जैसे संस्कार में विन्यस्त हो। माँ बहुत परेशान होती, अनिष्ट की आशंका से रो पड़ती। मेरी जिद के आगे माँ बहुत असहाय महसूस करती। उसके पास आंसू के अलावा बच्चों पर लगाम लगाने का कोई और हथियार नहीं था। वह हमें किसी भी तकलीफ में नहीं देख पाती और थोड़ी सी भी मुश्किल में रोने लगती। पिताजी भी खासे परेशान होते। स्कूल होता तो स्कूल में रहता लेकिन छुट्टी होती तो दिन भर गायब रहता। हर मौसम का अपना रंग होता और उसी में डूबा रहता। सावन के दिनों में गांव में झूले पड़ते। कभी बाहर पेड़ों पर, जहां सभी झूलते, तो कभी घरों के भीतर, जहां औरतें झूलती। बीजे के घर के सामने बांसों के जंगल से घिरा हुआ एक बड़ा तालाब था। उसके किनारे खड़े पेड़ों पर बड़ा झूला पड़ता। 8-10 फुट का हेंगा मोटे रिस्से से लटका दिया जाता। आधा दर्जन लोग एक साथ बैठते। पेंग मारने की होड़ लगती। झूला पानी के ऊपर अर्ध चक्राकार झूलता। जब वह तेजी से ऊपर जाता, प्राण सूखने लगता। इसी तरह नीचे आता तो लगता कि देह के भीतर सब कुछ खाली हो गया है। जो भी हो, खूब मजा आता। औरतें झूलती तो झूले के और सावन के गीत भी गाती। रात में उनके गीत दूर तक गूंजते और लगता कि विकट अंधेरे में परियां उजाले के गीत गा रही हैं। कभी कभी मैं उन आवाजों का पीछा करता। झूले वाले घरों के पास पहुंचकर आगे कोई रास्ता नहीं मिलता। पता नहीं चलता कि आवाज किधर से आ रही है, किधर जाना है। आवाजें आती लेकिन दरवाजे बंद होते। आवाजें तो बंद दरवाजों से भी बाहर निकल जाती हैं। प्रकृति में अनहद सौंदर्य था, अनहद अंधड़ भी। समय समय पर दोनों ही मिलते। बच्चे दोनों के दीवाने होते। बवंडर उठता तो धूल हवा के साथ चक्कर काटती तेज रफ्तार से भागती। कहावत थी कि उसमें कोई भूत होता है, किसी की आत्मा। मैं उनके पीछे भागता। वह धूल उड़ाता हुआ अचानक गायब हो जाता। मुझे रंगीन और उड़ने वाली चीजें बहुत पसंद थीं। तितलियां, जुलाहे, भगजोगनी और रंग बिरंगे कीट पतंग अपने साथ बहुत दूर तक उड़ा ले जाते। उनके रंग मेरे भीतर चमक उठते और उनके साथ खेलते हुए मैं खुद को भी भूल जाता। अच्छा लगता तितलियां और जुलाहे पकड़ना। तितलियां बहुत नाजुक होती। उनके पंख पकड़ते ही उंगलियों पर पंखों के रंग उतर आते। लगता उनके पंख उखड़ जाएंगे और उन्हें छोड़ देता।
जुलाहे थोड़े मजबूत होते, उनकी पूंछ धागे में बांधकर उसे उड़ाना। पूरा ध्यान रखता कि उन्हें चोट न लगे, वे घायल न हो, लेकिन कई बार वे नाजुक जीव मेरी खिलंदड़ मुलायमियत के शिकार हो जाते। तब बहुत डैक होता। बाहर आ जाते, पूरा घर छक कर दावत उड़ाता। गांव के पोखरे में भी मछलियों की भरमार थी, लेकिन वहां उन्हें पकड़ने की मनाही थी। पोखरे की मछलियों को लोग चारा देते। खाने का कोई सामान मिलते ही वे पूरी निडरता के साथ झुंड की झुंड किनारे आ जाती। बरसात के मौसम में बच्चों के मजे होते, भीगने का अपना आनंद होता। मुझे याद है मेरे घर में छाता नहीं था। पिताजी बरसात में निकलते तो बोरे को ओढ़नी बनाकर हम बच्चों के लिए प्लास्टिक की ओढ़नी बना देते। खाद की बोरियों से निकली प्लास्टिक से बात बन जाती, बस उसमें खाद की दुर्गंध का सामना करना पड़ता। जब किसी साल पानी नहीं बरसता, सूखे की नौबत आती तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए टोटके किए जाते। रात में महिलाएं अर्धनग्न होकर हल चलाती। सूखी जमीन पर पानी डालकर बच्चे नंगे होकर मिट्टी में लोटते। कहते थे कि इससे पानी बरसेगा। बचपन में जानने को बहुत कुछ था, सवाल बहुत थे, समझने को अर्थ बहुत थे। कुछ के जवाब मिलते, कुछ के नहीं मिलते। तब ठीक से नहीं पता था कि स्त्री होना पुरुष होने से अलग क्यों है। फिर भी विपरीत के प्रति एक सहज, स्वाभाविक और अनायास आकर्षण रहता। नहीं पता कि स्त्रियां क्यों अच्छी लगती, लेकिन इतना महसूस होता कि उनमें वह सब कुछ है जो प्रकृति में एक जगह नहीं मिल सकता। स्त्रियों को प्रकृति ने मेधा भी दी है और सौंदर्य भी दिया है। यह कोई निरपवाद तथ्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर वे सुंदर लगती हैं। उनको प्रकृति ने रूप दिया है। उनकी आवाज में एक माधुर्य होता है, ऐसी आवाजें दूर से ही आकर्षित करती हैं। उनकी रसमयता, उनकी कोमलता अपनी ओर खींचती हैं। वे किसी फूल की तरह महकती तो नहीं है, लेकिन उनमें एक गंध होती जरूर है जो अपनी समूची निर्गंधता के बावजूद पहले हवा में उड़ती है और फिर ख्यालों में। बचपन में मैं लड़कियों से बात करने में बहुत संकोच करता था, बल्कि कहूं कि साहस नहीं कर पाता था तो ज्यादा सही होगा। उनके पास से गुजर जाना भी एक स्वप्न के भीतर से गुजर जाने की तरह होता। पूरा अस्तित्व एक मधुर झंझनाहट से भर जाता। उनके सामने होकर मैं जीवित मूर्ति की तरह हो जाता था। बस देखना बचता था, और इस तरह देखना कि कभी कभी देखना भी भूल जाता था। जब कभी कोई किताब मेरे पास नहीं होती और बहुत हिम्मत करके किसी लड़की से मांग लाता, तो उसे पढ़ने की जगह उसमें उसकी उंगलियों के स्पर्श तलाशता, उसकी सांसों की गूंज ढूंढता, उसके हंसने मुस्कुराने की छाया खोजता, और इसी में सारा समय निकल जाता। किताब लौटानी पड़ती। पहले आंधी खूब आती, पानी खूब बरसता। जब भी क्षितिज का आसमान काला पड़ने लगता, बच्चे समझ जाते कि आंधी आने वाली है और सबके सब बगीचे की ओर दौड़ लगा देते। लड़कियां भी पहुंचती। मैं आंधी में जितना आम के पीछे भागता, उससे ज्यादा लड़कियों के पीछे, लेकिन कोई सामने पड़ जाती तो जड़ हो जाता। समझ में नहीं आता कि मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा था, इसे क्यों ढूंढ रहा था, इससे क्या कहना है। मैं कुछ सोचता, इसके पहले ही वह धूल के चक्रवात में गायब हो जाती। मैं फिर उसकी तलाश में भागने लगता। और जब कभी आंधी के साथ बारिश भी आ जाती तो पहले तो बारिश का गीत लुभाता और फिर मिट्टी की महक से मन सराबोर हो उठता। इस माहौल में कभी कभी कुछ ऐसा दिखता जो होश उड़ा देता। भीगी हुई लड़कियां जमीन पर संभालकर इस तरह पांव रखती हुई कि कोई आवाज न हो। पानी से गड़ी गई परी की तरह, जो अभी अभी बादलों से जमीन पर उतर आई हो। जैसे शरीर की तरलता में कपड़े घुल गए हों और एक पारदर्शी कल्पना इस तरह चल रही हो, जैसे जल की किसी बूंद ने देह धर लिया हो। मैं जागते हुए स्वप्न में चला जाता, मेरे सामने अंधेरा छा जाता और वह इस तरह दिखती जैसे उस अंधेरे में चंद्रमा को पिघलाकर कोई लड़की रची गई हो, रोशनी सी चमकती हुई देह, रोम रोम में केवल चमक। फिर मैं कई दिनों तक उसी दृश्य में डूबा रहता, न खाने का होश, न पीने का, न स्कूल जाने का, न सोने का, न जागने का। तब नहीं पता था कि प्रेम क्या है। प्रेम होता है तो क्या होता है। लड़कियां अच्छी लगती पर परियों की तरह उड़ जाती। किसी की आंखें याद रह जाती, किसी की चोटी तो किसी के चलने की लय। कभी कोई कुछ बोल देती तो जादू हो जाता, भ्रम भी। यह भ्रम कई बार बहुत मुश्किल में डाल देता। कभी कभी मार खाने की नौबत भी आ जाती। ऐसे ही एक बार भ्रम हुआ मुझे कि उसने कुछ कहा और मैं बढ़ गया 2 कदम।
मैं बड़ा तो बढ़ता गया लेकिन फासला था कि कम हो ही नहीं रहा था। जेहन में अब उसकी कोई तस्वीर नहीं है। वह शायद निपट भ्रम में रची गई कल्पना भर थी। हालत कुछ ऐसी हो गई कि शाम होती ही नहीं, सूरज डूबता ही नहीं, रात आती ही नहीं। कभी कभी तरह तरह के ख्यालों में पूरा दिन गंवा देता। वह कल्पना एक ऐसे फूल की तरह मेरे भीतर खिली रहती थी, जो कभी मुरझाता ही नहीं था। अपने में खोया रहता, बजता रहता, झंझनाता रहता सितार के तार की तरह। लगता जैसे मेरी ही रची वह मेरे भीतर घुल गई है कोई संगीत बनकर। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहना है। एकदम पास होकर भी बहुत दूर होता, गहरी खामोशी में चला जाता, गूंगे की तरह बोल। बाहर आते ही तमाम कहानियां मेरी नसों में बहने लगती। एक दिन मैंने एक बड़े कवि की कुछ पंक्तियां चुराईं और एक सफेद कागज पर खूबसूरत हस्तलिपि में लिखा एक प्रेम पत्र। कविता थी रामधारी सिंह दिनकर की। सिंधु तट की बालुका पर जब लिखा मैंने तुम्हारा नाम। याद है, तुम हंस पड़ी थी, क्या तमाशा है। लिख रहे हो इस तरह तन में, कि जैसे लिख रहे हो ओ शिला पर। मानती हूं, यह मधुर अंकन अमरता पा सकेगा। वायु की क्या बात, इसको सिंधु भी न मिटा सकेगा। तब मैं बहुत छोटा था, सिर्फ 12 वर्ष का। यह शायद मेरे लिखने की शुरुआत थी। इसमें संबोधन के अलावा कुछ भी मौलिक नहीं था। वह प्रेमपत्र में रोज लेकर स्कूल जाता और शाम को लेकर वापस आ जाता। वह कभी किसी को दे नहीं पाया। वह संभालते संभालते पहले मोड़ पर छीजना शुरू हुआ, फिर फट गया। कई महीने उसके टुकड़े कभी मेरी जेब में, कभी मेरे झोले में पड़े रहते। फिर धीरे धीरे वे टुकड़े मुरझाने लगे, उनकी स्याही उड़ने लगी और एक दिन वे सारे अक्षर गायब हो गए। कुछ दिन परेशान रहा लेकिन फिर नए रंगों में डूब गया। इसी के साथ वह कल्पना भी समय के विशाल विवर्त में कहीं खो गई। रंग ने, गंध ने, रूप ने, ध्वनि ने और काल्पनिक स्पर्श ने मुझे उड़ान दी और मैं कुछ लिखने लगा। भीतर खून में बहती हुई जिद और अवज्ञा ने जीवन के कुछ ऐसे अनुभवों से भी गुजरने का अवसर दिया जो बहुत अनुशासित और आज्ञाकारी होने पर शायद न मिलते। पुतलुआ और बांके, दोनों ही किशोर उम्र से दूर खड़े उत्सुक बच्चों को वर्जित प्रदेशों के सपने दिखाते, कहानियां भी सुनाते। गणेश के घुंघराले बाल पूरे गांव में महकते रहते, उनकी जुल्फें सपनों की तरह हर युवा मन में उड़ती रहती। उनके रूप रंग की चर्चाएं गंध की तरह फैली रहती। लगता उन्हें ऐसे सौंदर्य का वरदान मिला हुआ है, जिसे हर कोई पसंद करता है। मुझे याद है किस तरह हम बच्चे अज्ञात और अनाम इलाकों के बारे में मिलने वाले सारे संकेतों का पीछा करते और बार बार अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिशें करते। संपाती गांव के किशोरों में सबसे साहसी था। उसके कारनामे हमें बहुत रोमांचित करते। वह पेड़ पर बंदरों के पीछे पुलुई तक पहुंच जाता और कई बार उनकी पूंछ पकड़ लेता। मुझे नहीं पता कि मेरे अचेतन में अभी कितना कुछ ऐसा है, जिससे मैं कभी गुजरा हूं लेकिन जो मुझे विस्मृत हो चुका है। कभी अकेले होने पर या गहरे स्वप्न में वे अनुभव रूप बदलकर चमक उठते हैं। जब भी ऐसा होता है मैं चौंककर उठ बैठता हूँ। बचपन में बहुत सारी चीजें खूबसूरत थी लेकिन सब कुछ खूबसूरत ही हो, ऐसा नहीं। 50 साल पहले जीवन बहुत कठिन था। भ्रम, आस्था और विश्वास जीवन के संचालक सूत्र की तरह थे। तर्क की गुंजाइश बहुत कम थी। जादू, टोना, भूत प्रेत और चुड़ैल का साम्राज्य था। यादवों के देवता कड़ाह में उतरते थे। उन्हें पंथी कहते थे। पंथी यानी रास्ता दिखाने वाला। कहा जाता कि पंथी के भीतर कोई देवात्मा उतर आती है। वे खौलते दूध में हाथ डालकर अपनी अतीन्द्रिय ताकत का प्रदर्शन करते। उस समय वे मौसम के बारे में, फसलों के बारे में भविष्यवाणियां भी करते और लोग आंख मूंदकर उनकी बातों पर भरोसा करते। तब प्रायः सभी घरों में बीमार पड़ने पर डॉक्टर की जगह ओझा सोखा बुलाए जाते। फूलमतिया मेरी चचेरी बड़ी बहन थी। बहुत खांसती थी। दादी भी अक्सर बीमार पड़ती रहती। सवेरे सवेरे पूजा पाठ करके गोबर पाथने जुट जाती। घर के सारे जानवरों के गोबर पर उसका जैसे अधिकार हो। सारे गोबर का गोहरा पाथ डालती। महुए के 4-5 पेड़ थे। मौसम आने पर महुआ चूता तो जमीन के साथ मन भी सोने के रंग में रंग जाता। महुए के पेड़ के नीचे देखकर लगता जैसे सोने के फूल झरे हों। दादी दौरी लेकर बगीचे में जा पहुंचती। दोपहर तक महुआ बीनती। बाद में कोयना भी। महुए के फल को कोयना कहते थे।
कोयने का तेल निकलता था जो महंगा बिकता था। महुआ सुखाकर बेच देती थी। गोहरा भी बिक जाता था। सारा पैसा जमा कर लेती। माँ बताती कि वह पैसे गाड़ कर रखती हैं। कभी दीवार में चुन देती हैं तो कभी घर के किसी कोने में गड्ढा बनाकर उसमें ढक देती हैं। नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि वह पैसे कहाँ रखती थी। उस जमाने में भी कहते हैं उनके पास कई लाख के सिक्के थे। वह बाहर कुएं पर खुले में नहाती। किसी का डर नहीं, कोई चिंता नहीं। नहाने के बाद लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ देकर उसे ही घंटी की तरह बजाती। उसे अपने काम में कोई विघ्न स्वीकार नहीं था। हम बच्चों को पता था कि वह बहुत चिढ़ती है। जब वह घंटी बजा रही होती, उस वक्त उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आता। भगवान का नाम लेते लेते वह गालियां बकने लगती और जब हम भाग खड़े होते तो फिर भगवान का नाम जपने लगती। खदेरन गांव के सबसे बड़े ओझा थे। जब कोई बीमार पड़ता तो खदेरन आते, पचरा गाते और घर में गुग्गुल का धुआं करवा देते। खदेरन के इलाज का ढंग बड़ा ही रहस्यमय लगता। उनका मानना था कि ज्यादातर रोग बुरी आत्माओं के कारण होता है, उन्हें भगा दो या खुश कर दो तो रोग चला जाता है। मुझे याद है कि ऐसा होता नहीं था। बार बार कोई न कोई बीमार पड़ता ही रहता। खदेरन की रहस्यमय दुनिया मुझे साधुओं, बाबाओं की ओर ले गई। गांव में भीख मांगने आने वाले साधुओं के प्रति अनायास मेरे मन में बड़ा आदर भाव पैदा होने लगा। तब नाथ संप्रदाय के भगवाधारी जोगी सारंगी बजाते हुए गांव में भिक्षा मांगते घूमते। वे राजा भर्तृहरि के वैराग्य गीत भी गाते। कई बार मैं माँ और काका से छिप छिपाकर अपनी बुशट में आटा चुराकर साधुओं की झोली में डाल आता। कई बार किसी साधु के पीछे दिन भर गांव में घूमता रहता। कभी कभी किसी ऐसे ही साधु के पीछे पीछे गांव से बाहर भी निकल जाता। पिताजी जब मुझे नहीं देखते, समझ जाते कि मैं किधर गया हूँगा और पकड़कर वापस ले जाते। कभी कभी देर हो जाती और मैं नहीं लौटता तो वे लालटेन लेकर बगीचे की ओर मुझे पुकारते हुए निकलते। मैं उनकी आवाज सुन लेता तो दूसरे रास्ते से चुपचाप घर की तरफ भाग आता। गांव में भी दो साधु थे, तपसी बाबा और हरिनंदन बाबा। तपसी का परिवार था मगर वे गांव के बाहर एक कुटी बनाकर रहते। उन्होंने अपनी कुटी के आसपास पेड़ पौधे, लताएं लगाकर उसे बहुत आकर्षक बना रखा था। कभी कभी वहां जाकर उनकी कुटी में बैठना अच्छा लगता। जाने पर वे प्रसाद जरूर देते। थोड़ा सा हलवा और भुना हुआ चना। मधुर लगता। सवेरे जब वे पूजा करते तो घंटियों की आवाज उधर खींच लेती। ज्यादा आकर्षण हलवा चने का होता। मैं भागता हुआ वहां पहुंच जाता और प्रसाद लेकर लौटता। नहीं पता वे क्यों साधु हो गए थे या वे कितने सिद्ध सिद्ध थे, पर उनकी बड़ी दाढ़ी और मूंछों के भीतर की रहस्यमय मुस्कान अपनी ओर खींचती थी। हरिनंदन बाबा का व्यक्तित्व बड़ा विरल था। बच्चों के लिए उनमें खोजने जानने को बहुत कुछ था। तब मैं नहीं समझ पाता था कि वे वास्तव में नर हैं या नारी। नाम से वे पुरुष थे मगर व्यवहार महिलाओं जैसे। वह गांव में ही अपने आश्रमनुमा घर में रहते थे, अकेले। उनकी शादी या तो हुई नहीं थी या उन्होंने की नहीं थी। इस बारे में गांव में बहुत चर्चा नहीं होती। उनके घर के बाहर लाल पीले कनेर के पेड़ लगे हुए थे। उनके फूलों को वे पूजा के लिए इस्तेमाल करते थे। सुबह शाम दोनों वक्त वे नियमित पूजा करते थे। उनकी पूजा बहुत लंबी होती थी। पूजा करते हुए वे भजन भी गाते। उनकी आवाज बहुत मीठी थी, सितार बजने जैसी। वे सफेद धोती को साड़ी की तरह पहनते और ज्यादातर औरतों के बीच रहते। दाढ़ी मूंछ या तो उन्हें कभी उगी नहीं या वे उसे हमेशा साफ रखते थे। वे सदा चिकने चुपड़े रहते। गांव की महिलाएं उनका साथ पाकर खुश होती। उनके साथ वे सोहर भी गाते और गाली भी। किसी के घर बच्चा हुआ हो या शादी हो, संवेद गान में बाबा की आवाज अलग पहचानी जा सकती थी। सब लोग जान जाते थे कि हरिनंदन बाबा हैं या नहीं। वे ऐसे अवसरों पर महिलाओं के बीच ही बैठते। किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। महिलाएं उन्हें अपने झुंड से अलग नहीं मानती थीं। बाबा जितना मधुर गाते थे, नाराज होने पर उतने ही कर्कश स्वर में गालियां भी देते थे। किसी को भी पलक झपकते बेइज्जत कर देना उनके लिए मामूली बात थी। औरतों की सारी गालियां उनके कंठ पर होती। कई लोग हरिनंदन बाबा की सेवा में लगे रहते। बाबा के पास खेत थे और सबको पता था कि जिसकी सेवा से वे प्रसन्न होंगे, उसे खेत मिल जाएगा। बाबा सीता को बहुत मानते थे। सीता को साफ सफाई खूब आती थी। वे कपड़ों की ही नहीं मन की सफाई करना भी जानते थे।
उन्हें अनगिनत लोक कहानियां कंठस्थ थीं। शाम को अक्सर अपने काम से फारिग होकर वे मेरे बरामदे में आ जाते। मुझे उनसे कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वे कहानियां सुनाते और हम तीनों भाई हुंकारी पाते। जब तक हुंकारी सुनाई पड़ती, कहानी चलती रहती, लेकिन जैसे ही वह बंद हो जाती, सीता चुप हो जाते या चले जाते। वे अद्भुत कथाकार थे। एक कहानी जहां खत्म होती, दूसरी वहीं से शुरू हो जाती। मेरे घर में बहुत कोलाहल रहता। आए दिन औरतों में झगड़ा होता। झगड़े की कोई खास वजह नहीं होती। कभी कभी दादी की फुलमतिया से भिड़ंत हो जाती। फुलमतिया को बचपन से ही मैंने खांसते खूंसते देखा था। कई बार तो वह काफी देर तक, कभी कभी 5-10 मिनट तक लगातार खांसती, खखारती रहती। खांसते खांसते उल्टियां कर देती। वह बहुत लड़ाकू थी। जब वह लड़ती तो उसकी खांसी बंद हो जाती। एक सांस में कम से कम 50 गालियां देती। जब कोई मेहमान घर पर आ जाता तो वह जरूर खांसती या लड़ाई ठान लेती। खांसते हुए हड़ हड़ खड़ खड़ की जोर से आवाज निकालती, जो बाहर तक सुनाई पड़ती। मेहमान के सामने पिताजी लाचार बीमार जैसे हो जाते। उसे चुप कराने का कोई तरीका नहीं होता। वह तब तक खांसती जब तक मेहमान चला नहीं जाता। खांसती नहीं तो लड़ाई ठान लेती। लड़ाई जब शुरू होती तो मिनटों के भीतर उसकी पिच अपने शिखर पर पहुंच जाती और आवाजें बाहर तक सुनाई पड़ने लगती। लड़ाई में मेरी माँ, चाची सभी शामिल हो जाती। लड़ते हुए फुलमतिया एकदम चंगी हो जाती। फिर उसकी बीमारी भाग जाती। उसमें बला का दम आ जाता। घर में बीमार लोगों का जमावड़ा था। माँ कहती कि किसी ने घर के पीछे भूत प्रेत छोड़ दिया है। माँ भी भूत प्रेत, टोने टोटके में बहुत विश्वास रखती थी। वह अपने बच्चों की सलामती के लिए पूजा पाठ कराती रहती थी। साल में एक बार देया माई के थान पर चढ़ावा भी चाहती। हम तीनों भाइयों को साथ ले जाती। मुझे तो ऐसे पूजा पाठ में बस खाने पीने का आकर्षण होता। माई का थान एक सुंदर सरोवर के किनारे था और उसके पथरीले उभरे हुए किनारे पर ईंटों का चूल्हा बनाकर उस पर माँ हलवा पूरी बनाती। माई को चढ़ाने के बाद हमें खाने को देती। वह बहुत ही धर्मभीरू महिला थी। गांव में चेचक फैलता तो महिलाएं छोटी माई, बड़ी माई की पूजा करती। काली माई के चौरे पर धार चढ़ाई जाती। चौरा गांव के बाहर स्कूल के पास था। उसके किनारे नीम और पीपल के पेड़ थे। कनेर भी था। मेरा बड़ा मन होता कि काली माई कभी दर्शन दे, लेकिन वह दर्शन नहीं देती। कई बार मैं पेड़ पर चढ़कर उनके चौरे पर कूदता, कई बार उन पर डंडे मारता, धार के कलश तोड़ डालता। सोचता कभी शायद गुस्से में ही काली माई सामने आ जाएं। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यह सब केवल मेरे घर की बात नहीं थी, पूरे गांव की यही कहानी थी। बाबू साहब लोगों के घरों में चोरी छिपे तो गरीब, छोटी जातियों के लोगों के घरों में खुलेआम यह कथा दोहराई जाती। दूर दूर तक डॉक्टर नहीं थे। पास के गांव रैनी में जयकिशन बाबा और मऊ में डा मुक्तिदेव राय। पूरे इलाके में यही 2 डॉक्टर थे। इस तक सबकी पहुंच नहीं थी। इलाज का कोई और साधन नहीं था। ज्यादातर लोग मानते थे कि बीमारियां भूत प्रेत, पिशाच, जादू टोने के कारण आती हैं। भूत चने से लोगों के बीमार होने की कहानियां गांव में खूब प्रचलित थीं। जाड़े के दिनों में शाम को कौड़े पर लोग जुटते, घंटों आग तापते, अपने अनुभव सुनाते। मेरे गांव में एक छोटू यादव थे। वे कद में छोटे थे लेकिन गठीले मजबूत काठी के आदमी थे। अपने कद से दोगुनी बड़ी लाठी लिए चलते। लड़ाकू भी थे। उनसे कोई जल्दी उलझता नहीं। उन्होंने किसी लठैत गुरु से लाठी चलाना सीख रखा था। मजबूत से मजबूत आदमी को या कई बार कई लोगों को एक साथ लठ युद्ध में पराजित कर देना उनके लिए मामूली बात थी। वे भी कौड़ा मंडली में नियमित शरीक होते। खैनी ठोंकते हुए आते और आखिरी ठोंक मारते हुए खैनी को अपने ऊपरी होठ और मसूड़ों के बीच दबाकर बैठ जाते। वे आते तो उनके साथ जैसे रहस्य रोमांच की अनगिन कथाएं चली आती। गांव भर में भूतों के जितने अड्डे थे, सबकी उन्हें जानकारी थी। वे शुरू होते तो सन्नाटा खींच जाता। डर के मारे सुनने वालों के रोंगे भरभरा कर फूट जाते। मुझे बहुत मजा आता उन्हें सुनने में। मैं केवल कहानी नहीं सुनता, सुनने के बाद मैं उन भूतों का पीछा भी करता। उन्हें देखने, उनसे बतियाने का जैसे जुनून सवार हो जाता। सच कहूं तो भारी उत्सुकता और गहन तलाश के बावजूद मुझे कभी कोई भूत प्रेत नहीं मिला, लेकिन बहुत दिनों तक मैं उन कहानियों पर विश्वास करता रहा। पिताजी भी इन ताकतों की मौजूदगी में भरोसा करते थे।
एक बार तो उन्होंने ही बताया था कि कैसे उनका एक चुड़ैल से सामना हुआ था। वे बताते थे कि भूत प्रेत भगवान शिव के गण हैं। इन सब कहानियों पर भरोसा करने का कोई आधार मुझे बहुत खोजबीन के बाद भी नहीं मिला। इसीलिए इन घटनाओं ने जहां एक और मुझे विद्रोह के लिए मजबूर किया, वहीं खोज के लिए उकसाया भी। यह जानने की प्रबल उत्कंठा भीतर पैदा हो गई कि सच क्या है, सच जानने का मार्ग क्या है। इसी सत्य की तलाश में मैं एक बार घर से भाग निकला, सहपाठी योगेंद्र राय के साथ। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार निराश वापस लौटना पड़ा था। आसपास के कस्बे इतने विकसित नहीं थे कि वहां सबको काम मिल सके, फिर भी कुछ युवक तांगा हाँकने और रिक्शा खींचने में अपनी जिंदगी खपाना सीख रहे थे। कुछ विद्रोही युवक बाबू साहबों की इस मनमानी से आगे जाकर काम की तलाश में महानगरों का रुख भी करने लगे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। मुंबई, कोलकाता, मद्रास, सूरत और दिल्ली में भी उनके लिए कोई ढंग का काम नहीं था। दिहाड़ी करके, रिक्शा खींचकर या निर्माण स्थलों पर ईंट गर्रा ढोकर किसी तरह जीवन की गाड़ी घसीटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। भैया राजेंद्र राय की पीढ़ी जवान हो रही थी। उन लोगों की पढ़ाई लिखाई में जितनी रुचि थी, उससे ज्यादा खेल कूद में। वॉलीबॉल, फुटबॉल और कबड्डी बहुत लोकप्रिय खेल थे। स्कूल के पीछे नेट बंधा रहता। शाम को जुटान होती। बच्चों को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वे इधर उधर भटके बाल को दौड़कर पकड़ सकते थे, मौका देखकर एक आध किक जमा सकते थे। इन युवकों पर आरएसएस की भी नजर थी। गांव में शाखा भी लगने लगी थी। मऊ से अक्सर मंगनू सिंह जी आते। वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे। हिंदी अंग्रेजी इस तरह मिक्स करके बोलते थे कि उनकी हिंदी भी अंग्रेजी जैसी ही सुनाई पड़ती थी। मऊ के डीएवी इंटर कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक थे। छोटा कद, गठीला शरीर, चमकता चेहरा, हरदम मुखमंडल पर फैली रहने वाली मुस्कान। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनके यहाँ तक हम बच्चों की सीधी पहुँच थी। वे भी घुलना मिलना पसंद करते थे। बच्चों से बातें करना उन्हें अच्छा लगता था। हफ्ते में कम से कम 2 बार वे हमारे गांव जरूर आते थे, और जब वे आते थे तो समा बंध जाता था। कबड्डी उनका प्रिय खेल था। बहुत लंबी सांस थी, टूटती ही नहीं थी। एक टीम में गांव के सब मजबूत नौजवान शामिल होते और दूसरी टीम में कमजोर युवकों के साथ मंगनू सिंह जी होते। जब वे कबड्डी कबड्डी करते पड़ाने के लिए प्रतिद्वंद्वी टीम के घेरे में पहुंचते, हलचल मच जाती। 2-4 को छूकर लौटते। कभी फंस जाते और 4-5 लोग उन्हें धर लेते तो भी घसीटते हुए लक्ष्मण रेखा तक पहुंच ही जाते। उन्हें हराने की चुनौती होती। वे शाखा भी लगवाते और उस दौरान कभी किसी विषय पर धारा प्रवाह बोलते तो कभी कोई गीत गाते। उनका एक गीत बहुत मशहूर था, मैं घर घर दीप जला दूंगा, तुम उसे बुझा सकते हो क्या? मैं सोता सिंह जगा दूंगा, तुम उसे सुला सकते हो क्या? उनकी आवाज दूर तक गूंजती थी। सुर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत गंभीर और दमदार आवाज थी। मैं भी शाखा में जाने लगा था। ध्वज की प्रार्थना याद हो गई थी। कभी कभी मुझे शाखा लीड करने का मौका मिलता और तब मैं पूरी प्रार्थना गाकर पढ़ता। बाकी बच्चे उसे दोहराते। गांव में सारे त्योहार जमकर मनाए जाते। होली, दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्र पर धूमधाम रहती। होलिका दहन की तैयारियों में हम सारे बच्चे जुटे रहते। लकड़ी, छान और सूखे पत्तों का ढेर लगा देते। होली पर रंगों की बरसात होती। कुछ मनचले युवा कीचड़ से भी होली खेलते। भांग छनती। भांग पीकर कुछ लोग पगला जाते। उनके पीछे बच्चों का हुजूम हो हा हा करता लग जाता। नागपंचमी पहलवानों के त्योहार की तरह आती। जमकर मस्ती होती। कूद, कुश्ती, दौड़ आदि खेले जाते। दीनानाथ राय कुशल सूत्रधार और संचालक की भूमिका में होते। माइक उन्हीं के हाथ में होता। जीतने वालों को इनाम भी दिया जाता। बच्चों के लिए खेल कूद के अलावा चुनावों के दिन बहुत मजेदार होते। उन दिनों 2 बैलों की जोड़ी, दीपक, हंसिया, हथौड़ा तारा और बरगद निशान वाली प्रमुख पार्टियां थीं। जीपें प्रचार के लिए दौड़ती। रंगीन पोस्टर और बिल्ले गिराती निकलती। लूट सके तो लूट। बच्चे पोस्टर, बिल्ले लूटने के लिए गाड़ियों के पीछे भागते। मुझे बिल्ले बहुत अच्छे लगते। जो भी बिल्ला मिल जाता, मैं अपने शर्ट पर टांक लेता। कभी कभी तो सारी पार्टियों के बिल्ले एक साथ। राजनीति मेरे लिए एक मजेदार खेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। पोस्टर, बिल्ले, नमकीन, मिठाई और कभी कभी कुछ इनाम।
पोस्टर लगाने में भी बहुत मजा आता। जिसका पोस्टर मिल जाता दीवारों पर चिपका दिया जाता। पार्टियां चाहे अच्छी हों या बुरी, हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ पोस्टर और बिल्लों से मतलब होता। गांव का जीवन कठिन तो था, लेकिन लोगों को कठिनाइयों में जीने का अभ्यास भी था। उत्सवों त्योहारों के अलावा भी ऐसे अवसर निकाल लिए जाते जो खुशी दे सकें। सामूहिक जीवन था। शादी ब्याह हो या जन्म मृत्यु, सब लोग मिलकर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। रामलीला और नौटंकी भी होती। आस पड़ोस में नौटंकी शुरू होती तो ढोलक की थाप से पता चल जाता। कोई ना कोई बहाना करके बच्चे वहां जरूर पहुंचते। पलटू जोकर बनते, खूब हंसाते। चंदरू लौंडा नाच में निपुण थे। वे जब रात में मंच पर आते तो किसी सुंदरी से कम नहीं लगते। मेरे गांव में अभाव, बीमारियां और लड़ाई झगड़े के अलावा कविता और संगीत का भी माहौल था। संवरू मुंशी जी गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। बच्चों को पता चल गया था कि वे कवि हो गए हैं। वे बिरहा लिखते, चंग पर उनकी उंगलियां अपनी कविता की धुन बजाती और गाने लगते। बहुत खुश होते तो कक्षा में ही उनका चंग बज उठता। वे एक साथ शिक्षक, कवि और संगीतकार थे। वे मुझे बहुत अच्छे लगते। साल में एक आध बार रहीम चाचा का गांव में डेरा लगता। वे नट जाति से थे, लेकिन मेरे गांव के बड़े बूढ़े उनका बहुत आदर करते। उनका बेटा लल्लन लंबा छरहरा युवक था। उसकी पहलवानी में रुचि थी। वह बाबू साहबों के छोकरों को अखाड़े में कुश्ती के दांव सिखाता। गांव के युवाओं में वीर बहादुर राय सबसे मजबूत पहलवान थे, लेकिन लल्लन उन्हें पकड़ते ही चारों खाने चित कर देता। सारा गांव मिलकर उसके परिवार के खाने पीने की व्यवस्था करता। लल्लन की पत्नी बहुत सुंदर थी। कुछ उत्साही युवाओं की मंडली उसकी चर्चा का आनंद भी उठाती रहती। रहीम चाचा आल्हा गायन में निपुण थे। जब उनका आल्हा होता, सारा गांव रात रात भर छक्कर सुनाता। वे लहीम शहीम शख्सियत के आदमी थे। ढोलक उन्हें सिद्ध थी। वे गाते तो अपनी ढोलक से युद्ध का दृश्य खड़ा कर देते। वैसा आल्हा मैंने फिर कहीं नहीं सुना। सदानंद राय बहुत अच्छा गाते थे। उन्हें साफ सुथरी, सुरीली आवाज का प्राकृतिक वरदान मिला हुआ था। जगदीश चाचा होली गीतों में सिद्ध थे। उन्हीं के नेतृत्व में होली का जुलूस निकलता। गणेश, ओंकार झाल बजाते। गांव में गाने बजाने की लंबी परंपरा थी। मैंने रामा राय को गाते सुना था। वे वृद्ध हो गए थे, लेकिन जवान की तरह गाने बजाने में आनंद लेते। गाते तो उनका मुंह पूरा खुल जाता। जब भी अवसर मिलता, वे एक गाना जरूर गाते। जरा सामने तो आओ छलियों, छुप छुप छलने में क्या राज है, कभी छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। बचपन की सारी शैतानियां, सारा राग अब भी बजता रहता है मेरे भीतर। मेरा गांव भले अब वैसा न हो जैसा मेरी यादों में बचा है, लेकिन जब भी गांव पहुंचता हूं, जीवन के रंग बिरंगे जीवंत क्षणों को भीतर धड़कते हुए सुनने लगता हूं। मेरे वर्तमान में कुछ क्षणों के लिए वर्तमान होता ही नहीं। जब भी वापस लौटता हूं, वहीं लौटता हूं जहां गांव को छोड़कर गया था। धन्यवाद।